वन संरक्षण अधिनियम पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान मेरे साथ इस समय जुड़े हुए हैं। पूर्व पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही पर्यावरणविद मनीष पाठक जी मेरे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं, आपका भी स्वागत है। आदिवासियों का जो मुद्दा है खासा महत्वपूर्ण है और वन क्षेत्र का जो मुद्दा है वो आदिवासियों से खासा जुड़ा हुआ है। मनीष जी, इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है? खास तौर से अगर 1980 की बात मैं बात करूं तो एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। खास तौर से देश की वन नीति का मुद्दा है ये कि किस तरह से सरकार विकास की दृष्टि से और वन क्षेत्र को और विस्तार देने के लिए एक व्यापक नीतिगत परिवर्तन करना चाहती है। आप कैसे देखते हैं इस मुद्दे को? देखिए, एक बड़ी क्लैरिटी की बात होती है कि जब किसी चीज़ में कोई एम्बिग्विटी रहती है तो वो विकास के लिए भी मुश्किल करता है, और जिस कारण से वो नियम बने थे, वो कानून बने थे, उसके लिए मुश्किलात खड़े करता है। खास करके जो 1980 के बाद फिर 1996 में जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया जिसमें कि डीम्ड फॉरेस्ट की कल्पना की गई कि जहाँ भी झाड़ झंखाड़ किसी भी तरह से जो जंगल सा दिखता है वो जंगल है। ऐसे इसके कारण क्या हुआ कि आप सोचिए कि ऐसी स्थिति आना कि आप सिर्फ पौधे लगाना चाहते हैं, इसके लिए भी आपको ज़मीन उपलब्ध ना हो जंगल की, क्योंकि वहाँ झाड़ झंखाड़ पैदा हो गए। तो एक डेफिनेशन इसमें अगर करी गई है, इस जो अभी बिल लाया गया है, तो सबसे अच्छी बात है कि जंगल कौन से हैं और कौन से नहीं हैं, ये डेफिनेशन एक अच्छी आ रही है, जिसके कारण कि अब एक क्लैरिटी आ जाएगी। चाहे हमें ज़्यादा पौधे लगाने हों, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की बात हो रही है, इको टूरिज्म की बात हो रही है, जिसमें एक हमारी क्लैरिटी आ जाएगी। दूसरा, निजी क्षेत्र को, निजी वन, जो अब उत्तराखंड में 4% निजी वन है, अब निजी वन को भी उसकी क्षेत्र श्रेणी में ला दिया गया था। तो वहाँ पर आपको निजी जंगल लगाने की जो एक प्रवृत्ति समाज में पहले से थी कि हम करते थे, वो भी कम हो रही थी। तो अब एक क्लैरिटी आ जाएगी कि आप जो निजी स्तर पर काम करते हैं उसमें आपको स्वतंत्रता होगी करने की। और तीसरा पहलू है विकास की। अब G20 में वसुधैव कुटुंबकम की बात आई, लेकिन यहीं पर लोगों का विरोध आएगा थोड़ा बहुत कि हम विकास किस लिए कर रहे हैं। जो वसुधैव कुटुंबकम ने कहा, अगर हम ये मानते हैं कि पश्चिम का जितना कार्बन उत्सर्जन है उतने तक हम जाएंगे, फिर चिंता करेंगे, तब तो दिक्कत आएगी। लेकिन अभी गाइडलाइंस आनी बाकी हैं इसकी। अगर हम ये बात कर रहे हैं कि हमने वसुधैव कुटुंबकम में अभी से ही सुमंगलम की परिभाषा चुनी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में सस्टेनेबिलिटी की डेफिनेशन अच्छी से करी है, तो मुझे लगता है कि ये लॉन्ग पेंडिंग एक हमारा अमेंडमेंट था जो अभी प्रपोज हुआ है। गाइडलाइंस और आएंगी, उसमें और हमारे पास क्लैरिटी आ जाएगी कि किस तरह की चीज़ें और इसमें डाली गई हैं। जी, लेकिन एक सवाल भ्रष्टाचार का भी आता है। लेकिन जब हम बात वन संरक्षण की करते हैं और भ्रष्टाचार की करते हैं तो ये दोनों चीज़ें कैसे जुड़ी हुई हैं? मनीष जी, मैं आपसे समझना चाहूँगा इस पहलू को। देखिए मनोज जी, आपने एक बहुत ही उचित सवाल पूछा है। भारतीय समाज पारंपरिक रूप से प्रकृति प्रेमी रहा है। विष्णुई समाज में आपने सुना होगा, माता अमृतानंदमयी, वो अमृता देवी जी की कहानी, वो पेड़ों से चिपक कर कट गए थे जब राजा ने कहा पेड़ काटेंगे। ऐसी अनेकानेक कहानियां हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, जब आप समाज को प्राकृतिक संसाधनों से काट देते हैं। जो समाज पेड़ों की पूजा करता रहा, नदियों की पूजा करता रहा, प्रकृति के तत्वों की पूजा करता रहा, आप वहाँ पर कानून का दायरा बिठाने लगते हैं तो फिर वो समाज कटने लगता है। इसी कारण से हमारे गाँव के तालाब खत्म हुए। आपने जिस जंगल को और जिस ग्रीनरी को, जिस हरित कवर को लोग पूरा करते थे, लोग बनाते थे, लगाते थे, क्योंकि उसकी पूजा करने का स्वभाव रहा, वहाँ पर आप जब कानून बिठाने लगते हैं तो समाज का उससे संबंध टूटने लगता है। समाज का संबंध टूटा नहीं कि लालच का संबंध वहाँ पर आ जाता है, फिर शुरू होती है ठेकेदारी। दूसरा एक जो बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है, संरक्षण के नाम पर जो भ्रष्टाचार होता है, और मैं गहराई से देख रहा था इस विधेयक में 2 पॉइंट डाले गए हैं। एक तो संरक्षण के साथ संवर्धन जोड़ा गया है, जो कि मूल स्वभाव है भारतीय समाज का कि संवर्धन होता रहना चाहिए हमारे साथ। संरक्षण के नाम पर एक व्यक्ति जो गाँव के पड़ोस में रहता है वृक्ष के, वहाँ से टूटी टहनियाँ नहीं ला सकता था, तो उसका रिश्ता उससे टूटता चला गया। नतीजा क्या हुआ, वन के चोर वहां पर बैठने लगे। जो ग्रामीणों की एक सामूहिक सुरक्षा होती थी, उसके लिए हमें पुलिस पिकेट बिठानी पड़ी। पुलिस पिकेट, वन के अधिकारी, और कितना भ्रष्टाचार इसमें होता है ये आपको पता है किस तरह से होता है। इस कानून के अंतर्गत जो संवर्धन का एक जोड़ा गया। दूसरा, एक जो लोगों के अंदर में एक फ्रीडम दी गई है कि आप हरित प्रयोग करें उसमें और उसके बाद ले जाएं, वो एक बहुत ही मेरे ख्याल से महत्वपूर्ण इसका एक हिस्सा रहेगा। जी, वनों का सुरक्षा से संबंधित भी मामला है। खासतौर से अगर सीमावर्ती क्षेत्रों की मैं बात करूं, उस पहलू को आप कैसे देखते हैं? देखिए, एक बहुत ही बढ़िया काम किया गया इसमें कि, लेकिन उसके साथ भी कैविएट डाले गए।
100 किलोमीटर की जो ज़मीन है वहाँ से सीमा रेखा से, वहाँ पर आर्मी के लिए तो करा गया कि आर्म्ड जो सुरक्षा के लिए हैं उसमें आपको आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो वनों के अंदर में आपको बनाने पड़ते हैं, चाहे वो किसी सुरक्षा की दृष्टि से हों या सामरिक दृष्टि से या किसी पब्लिक दृष्टि से भी, उसमें एक लिमिट डाली गई है कि 10 हेक्टेयर तक की। इसी प्रकार जो बहुत अच्छा एक काम इसमें दिख रहा है अभी, रेलवे लाइन और हाईवे के किनारे की जो ज़मीन है जिस पर कि ये कह रहे हैं कि आपको पहले से लेने की आवश्यकता नहीं है, वो 0.1 हेक्टेयर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हुआ, नहीं तो इसकी आड़ में कई सारे दुष्प्रयोग हो सकते थे। तो इसको बनाने में काफ़ी मुझे लगता है कि मंत्रालय ने सोच समझ करी है, लेकिन इसकी गाइडलाइन देखना पड़ेगा, इसकी इम्प्लीमेंटेशन की एजेंसी को एक फिर से वही कि आपका बनाया कुछ लेकिन इरादे कैसे हों। जो जावड़ेकर जी ने कहा कि बहुत दूरगामी नीतियाँ बन रही हैं, समाज की बातों की परख करके बन रही हैं और प्रयास किया जा रहा है कि जहाँ जहाँ से लीकेज हो सकती है उसको कवर किया जाए, साथ साथ विकास की भी धारा हमारी बढ़ती रहे। जी बिल्कुल। सीमा, एक मुद्दा और जानना चाहता हूं। जाहिर तौर पे ये संवेदनशील मुद्दा है क्योंकि कई बार विकास, मैंने पहले भी जानने की कोशिश की थी, क्योंकि विकास योजनाओं में कभी वन कटान के नाम पर, पर्यावरण के नाम पर अवरोध खड़े किए जाते हैं। देश ने एक ऐसा दौर देखा है और कई बार ये समस्याएं उभर के सामने आती हैं। कुछ इस प्रकार के स्वयंसेवी संगठन सवाल खड़े करते हैं। आप कैसे इस मुद्दे को देखते हैं? मनीष जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा इस पहलू को पहले। देखिए, मेरा एक और कार्यक्रम में मैंने कहा था, हमारे यहाँ पर जो जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है, कई बार उसको जो विकास की योजनाएं करते हैं लोग, और जो प्राइवेट सेक्टर भी है, पब्लिक सेक्टर भी है, वो अड़ंगा लगाने वाला मंत्रालय ऐसा सोचते रहे हैं। होना ये चाहिए और होता भी है कि आपने किसी विकास की योजना कोई बनने के बाद वो एनवायरमेंटल क्लियरेंस के लिए अप्लाई करते हैं और उसके बाद आपकी होती है दौड़ शुरू। जबकि जब ये विकास की योजना बन रही हो तो जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को जो अपना, इसको एक कंसल्टेंट की भूमिका में सारे विकास मंत्रालयों के साथ एक व्यक्ति होना चाहिए इनका। जिस समय योजना की डीपीआर बन रही हो उसी समय अगर इनके लोग वहां रहेंगे तो एक बहुत ही ऐसा हो जाएगा कि आपके फास्ट ट्रैक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो साथ साथ चलता रहेगा। तो मंत्रालय को अपनी भूमिका में भी थोड़ा सा अगर बदलाव आए, जो कि हुआ भी है इस सरकार में, कि आपका कोऑर्डिनेशन बढ़ जाएगा। जब वो योजना बना रहे उसी समय बताएं कि इस योजना में इन चीज़ों का ध्यान रखा जाना चाहिए, ताकि योजना के उसके कारण हमारी कॉस्ट भी बढ़ती है, टाइम कॉस्ट डिले भी हमारा बढ़ता है। तो ये दोनों चीज़ें नहीं होंगी, मुझे लगता है ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ होगी अगर ऐसा कुछ हो सके तो। आप चारों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया, संसद टीवी से बात की, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।